बड़ी खबर आ रही है। कुछ अभ्यर्थियों ने कोचिंग संचालकों का विरोध कर दिया है। खान सर और रहमान सर का विरोध किया गया। आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आंदोलन में शामिल होने आए थे दोनों और पिछले 9 दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं छात्र। बीपीएससी परीक्षा दोबारा करवाने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप न्यूज़ 18 के कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। गर्दनी बाग की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि ये तमाम अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन उनका ये आरोप है कि वहां पर पहुंचे खान सर और रहमान सर इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं और इससे उन्हें दिक्कत हो रही है। छात्र के मुद्दों पर अगर वो बात करें तो बेहतर होगा। वहीं धरना स्थल पर पहुंचने के बाद खान सर ने एक बार फिर परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग कर दी है और साथ ही छात्र सोनू की आत्महत्या का मामला भी उठाया और ये कहा कि छात्र सोनू को न्याय मिलना चाहिए। आज 10 दिन से कोई खाना पीना नहीं खाए हैं और केवल इनको क्या चाहिए रिचार्ज। और हम लोग किसी से जमीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई पुल का ठेका नहीं मांग रहे हैं और न ही कोई सड़क वड़क का ठेका मांग रहे हैं। बस विद्यार्थियों से आपको चाहे जितनी टफ परीक्षा लेनी है ले लो, इससे हम लोग भागे नहीं है। अरे हम लोग तो कह रहे हैं टफ लो, हम लोग तो कह रहे हैं कि टफ लो परीक्षा। भाई बच्चा वाला सवाल मत लो, बच्चा वाला सवाल पूछता है कोई, ये पूछेगा ना कि आदमी का कई हाथ होता है, ये बच्चा वाला सवाल पूछता है। जितना टॉप लेना ले लो, लेकिन एकमात्र पहला राज्य है जो आसान क्वेश्चन ये आप लोग इतना पढ़ के इतना समर्पित रहते हैं। ये सवाल है मेरा तो ये लोग का कहना है आयोग शर्म करो, लोग विद्यार्थी की तरह टॉप परीक्षा सेट करो। और इससे ज्यादा तो हम लोग के क्लास टेस्ट का क्वेश्चन टॉप होता है कि नहीं होता? आरोप क्या अजय भाल है भाई, मीडिया आपका, प्रशासन आपका, आरोप भी आप ही लगा दीजिए। तो हम लोग क्या करने के लिए यहाँ बैठे हैं? यहाँ पर ये कौन आरोप लगा रहा है? बिल्कुल गलत आरोप लगा रहा है। हमारा सोनू विद्यार्थी, हमारा सोनू आज इस दुनिया में नहीं है, लोग तो उसमें भी आरोप लगाएंगे। उनके आरोप से मैंने हमारा बस एक ही मांग, क्या जी तुम्हें हमें कुछ भी कहो, नॉन सीरियस कहो, लेकिन हमारा क्या मांग है? हम सबका मांग, हम सब क्या चाहते हैं? एक नारा एक ही मांग, एक किनारा एक ही मांग, एक किनारा एक ही मांग। बताइए सबूत किसने छुपाया? सबूत किसने छुपाया? किसने सबूत छुपाया? सीसीटीवी फुटेज क्यों छुपाया? और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर ये अभ्यर्थी लगातार बने हुए। बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी है। 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, जहां पर अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है और पूरी तैयारी की गई है कि अगर किसी तरह का उपद्रव वहां पर होता है तो उसे कैसे रोका जाए। वाटर कैनन समेत तमाम तरह की मुकम्मल व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन इन अभ्यर्थियों की मांग यही है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करा दिया जाए। आपको बता दें कि राजधानी पटना के एक सेंटर पर जोरदार हंगामा हुआ था 70वीं बीपीएससी परीक्षा के दौरान और उसी हंगामे को लेकर उस सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया। आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी गई कि परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। और इसी बीच प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बड़ा बयान। अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं प्रशांत किशोर। जब भी मार्च होगा हम साथ रहेंगे, प्रशांत किशोर की तरफ से क्या कहा गया है। और मार्च की अगुवाई करेगा जनसुराज, जितनी पुलिस लगानी है लगा ले, घबराहट में है प्रशासन। प्रशांत किशोर का ये बड़ा बयान सामने आ गया है। कल मैंने जो कहा है, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो वो मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज मांगों के लिए है। तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है। और लाठी अगर चलाएगी पुलिस
तो फिर उसका नतीजा वो लोग भी भुगतेंगे। भाई जितना पुलिस लगाना है लगा लीजिए, हम बीपीएससी पर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। बीपीएससी तो इसमें खुद ही बीपीएससी पार्टी है, बीपीएससी तो पार्टी है। बीपीएससी ये कल्प्रिट, उसके से क्या न्याय होगा? बीपीएससी के यहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वहीं एलजेपीआरवी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और पटना में 2 और बेंगलुरु में 1 ठिकाने पर रेड पड़ी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में यह छापेमारी की गई। सर्च ऑपरेशन में कई अहम दस्तावेज सबूत मिले और सूत्रों के अनुसार हुलास पांडे पर अवैध बारूद खनन से जुड़े 2 केसेस दर्ज हैं और इसी मामले में बीते 9 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है बीते दिनों में। और ईडी ने अब तक अवैध खनन से मामले में करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अधिक संपत्ति जब्त कर ली है। तो हुलास पांडे के ठिकाने पर ईडी की रेड पड़ी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 ठिकानों पर छापेमारी पड़ी है, जिसमें से 2 ठिकाने उनके पटना के हैं और 1 ठिकाना बेंगलुरु का बताया जा रहा है, जहां पर छापेमारी पड़ी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के ये बहुत ही करीबी बताए जा रहे हैं। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। फिलहाल तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, एक-एक कर जांच पड़ताल की जा रही है और इस जांच पड़ताल में जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा उसी आधार पर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। तो 3 ठिकानों पर ये रेड पड़ी है, जिसमें से 2 ठिकाने राजधानी पटना के हैं और 1 ठिकाना बेंगलुरु का है। आपको बता दें कि एलजेपीआरवी के नेता हैं हुलास पांडे, जिनके घर पर ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ये बेहद करीबी बताए जाते हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्या छापेमारी अब भी जारी है या खत्म हो गई? देखिए, जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज 3 प्रमुख लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि 2 लोकेशन पटना का है और 1 लोकेशन बैंगलोर का है। और बैंगलोर वाले लोकेशन की अगर बात करें तो बैंगलोर वाले लोकेशन से ही सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया गया है और अभी इस वक्त में उन तमाम सबूतों को खंगाला जा रहा है। जिस तरह से हुलास पांडे की अगर बात करें तो इलीगल सैंड माइनिंग के इस मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर पूरे मामले की अगर बात करें, हालांकि इस मामले में अब तक काफी कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। तो इसी केस में पहले राधा चरण सेठ और सुभाष यादव जो है उसकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि जो अवैध रेत खनन मामले की अगर बात करें तो 2 प्रमुख मामले जो है इससे पहले रजिस्टर्ड हुए थे, एक मॉडकॉन वाला और एक आदित्य मल्टीकॉन वाला जो मामला है वो इस केस रजिस्टर्ड हुआ था। और जिस तरह से आज हुलास पांडे के खिलाफ अगर बात करें तो हुलास पांडे जो बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा के केंद्र में अक्सर बने रहते हैं और जिस तरह से कई बड़े राजनेताओं के साथ भी संबंध है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिस तरह से इस मामले को दर्ज किया गया था, तो इसी मामले में कई अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान में जिस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया था और काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया था, इसी मामले में विस्तार से जब पूछताछ की गई तब हुलास पांडे का नाम सामने आया। और आज जिस तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है, जल्द ही इस मामले में हुलास पांडे को पूछताछ का समन भी भेजा जाएगा और पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में उससे पूछताछ भी की जाएगी। तो हालांकि अभी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई जो चल रही है और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि कल भी इस मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम आगे विस्तार से दिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में हुलास पांडे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वाकई शंकर, इंतजार करना होगा जब ये पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में और किन किन लोगों की संलिप्तता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल दिल्ली के एम्स में 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, जिसके बाद से उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए।
तो तस्वीरें हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखा रहे हैं। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मनमोहन आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमित शाह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गृहमंत्री और जेपी नड्डा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर पहुंचे थे, उनके आवास पर पहुंचे हुए थे। तो आपको बता दें कि मनमोहन सिंह के ये अनसुने किस्से भी हम आपको सुना रहे हैं। बिना चुनाव लड़े 2 बार वो देश के प्रधानमंत्री बने। राजनीति से पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। शेरो शायरी के जरिए विरोधियों को अक्सर जवाब दिया करते थे। छोटी सी उम्र में मां का निधन हुआ तो दादी ने पाला पोसा और बड़ा किया। और इसके बाद की ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नरेंद्र मोदी के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी उनकी तस्वीरें सामने आई थी। और जब बराक ओबामा से मुलाकात कर रहे थे उस दौरान भी उनकी तस्वीरें सामने आई। प्रणब मुखर्जी के साथ, व्लादिमीर पुतिन और जैक शिराक के साथ की तस्वीरें हैं। नवाज शरीफ के साथ की भी तस्वीरें हैं। बताया जाता है कि ये काफ़ी अच्छे कुशल वक्ता के साथ साथ, कुशल राजनेता के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन अर्थशास्त्री भी थे। और आखिरकार पूरे राजनीतिक गलियारे में उनके जाने से शुभ है। और बढ़ते आगे, पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। उनका जीवन ईमानदारी का प्रतिबिंब रहा है। उन्होंने वित्तीय संकट से देश को बाहर निकाला। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और इस बीच दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुआ। भीषण सड़क हादसा NH 27 पर हुआ। भीषण सड़क हादसा, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर। बेकाबू होकर ट्रक पलट गई। पलटने से पहले ट्रक ने एक बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक और युवती की मौत। भालपट्टी थाना क्षेत्र के दिल्ली रेस्टोरेंट के पास यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां पर भालपट्टी थाना क्षेत्र के दिल्ली रेस्टोरेंट के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार में ये ट्रक था। और सड़क हादसे की ये खौफनाक तस्वीर सामने आई है। भीषण सड़क हादसा हुआ है और ये कैसे ट्रक सड़क से नीचे उतर आई और बेकाबू होकर पलट गई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 16 चक्का ये ट्रक थी जो पलट गई और पलटने से पहले ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद ये हादसा हो गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे की ये खौफनाक तस्वीरें हैं, कैसे ये ट्रक बेकाबू हुई, पहले बाइक सवार को रौंदा और उसके बाद ये ट्रक पलट गई और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस पूरी घटना में। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पलटने से पहले ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और टक्कर मारकर ये पूरी तरह से ट्रक ये पलट गई। उससे पहले बाइक को टक्कर मारी और कैसे यह हादसा हुआ ये आप देख पा रहे होंगे। हो सकता है कि इस ट्रक में कुछ तकनीकी खराबी आ गई हो, ब्रेक फेल हो गया हो या किसी तरह से ये ट्रक सड़क से नीचे आ उतरी, लेकिन इस पूरे हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर है ये जो आप देख पा रहे हैं, कैसे ये 16 चक्का ट्रक अचानक से बेकाबू होकर सड़क से नीचे आ उतरी और ये बहुत ही खौफनाक मंजर था।
सड़क हादसे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा से ये तस्वीर सामने आई है, जहां सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, और राष्ट्रपति ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए, उन्हें याद किया, उनके किए गए कामों को याद किया। और ये तस्वीरें उनके आवास से लगातार आ रही है। एक एक करके उनके आवास पर सियासी गलियारों के तमाम दिग्गज नेताओं का आगमन जारी है। आपको बता दें कि पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है, लेकिन शोक संतप्त परिवारजनों से मिलने के लिए लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। मनमोहन सिंह के घर गांधी परिवार भी पहुंचा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। और पूरा गांधी परिवार शोकाकुल है। उनके किए गए कामों को आज भी नहीं बल्कि सदियों तक लोग याद रखेगा। और आपको बता दें कि अर्थशास्त्री के तौर पर बहुत ही बेहतर काम उन्होंने देश के लिए किए, बहुत सारे बदलाव उन्होंने लाए देश के भीतर, और न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी राजनेताओं से मिलने का सिलसिला बतौर बेहतरीन अर्थशास्त्री उनका रहा है। और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। खासकर सियासी गलियारों में संवेदनाओं का दौर जारी है। हर कोई उनके व्यवहार, उनकी नीति और देश के विकास में उनके योगदान को याद कर रहा है। इसके प्रधानमंत्री रहे हैं और उनका जाना दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करे। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। मैं एक चीनी मिल के लिए गया और उन्होंने सीधे बैंक के एमडी को फोन कर दिया। तो इस तरह के व्यक्ति थे। और रिसेशन आया पूरे दुनिया में, भारत को उन्होंने बचा के रखा। फिर हम लोग जिस समय हाउस में थे, न्यूक्लियर डील पर किस तरह से राजनीति होने लगी, लेकिन वो अडिग रहे और भारत के हित में उसको उन्होंने करा के दम लिया। हमने एक अच्छा अभिभावक, तरीका हमदर्द खोया है और देश ने भी एक बेहतरीन नेता खोया है। मनमोहन सिंह जी के पास जब भी हम जाते थे कोई काम लेकर, वो मना नहीं करते थे। एक बार भागलपुर का बाईपास बनना था और वो जो मंत्री थे जोशी जी, वो उसमें देर कर रहे थे। मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास गया, उन्होंने तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया कि भागलपुर का बाईपास को तुरंत बनाइए। एक अच्छे अर्थशास्त्री थे और साथ साथ प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। हम सभी लोग मर्माहत हैं। मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है इस देश को बनाने में। अर्थशास्त्री के रूप में, एक राजनेता के रूप में उन्होंने बहुत कुछ किया है। इस बात के लिए हमेशा हिंदुस्तान उनको याद रखेगा। निसंदेह उन्होंने देश के खस्ताहाल अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए जो कदम उठाए, हमारा देश उनका ऋणी रहेगा। बिहार में राज्य सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। और मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद बिरले देश में प्रधानमंत्री बहुत हुए, लेकिन स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की तरह प्रधानमंत्री, ईमानदार व्यक्तित्व का व्यक्ति और उतने बड़े अस्तित्व का व्यक्ति जो है सो बिरले यहाँ मिलेगा। और खास करके मनमोहन सिंह जी देश के 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका बड़ा योगदान देश के अर्थव्यवस्था में रहा है और ये अपूरणीय क्षति है और हर लोग दुखी हैं। और फिलहाल